मैं सोच रहा था, क्या तुम्हें स्कूल में कुछ काम नहीं है? एला भी अपने स्कूल की टॉपर है और वो और रायन हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लेकिन सोफिया हमेशा बिल्कुल शांत दिखती है और वो बार में वापस आने पर पहले से ही यहाँ होती है। मुझे बहुत आज़ादी है। वो सच में मुझ पर नजर नहीं रखते, इसीलिए कोई स्कूल एक्टिविटीज नहीं। मैं आमतौर पर नहीं जाती। स्टूडेंट काउंसिल भी नहीं। सोफिया सर हिलाती है। मैं कभी कभी कंपटीशन में हिस्सा लेती हूँ, लेकिन अक्सर नहीं। क्यों नहीं? ये दिलचस्प नहीं है और टीचर्स चिंता करते हैं कि ये एक बराबर की लड़ाई नहीं है। ये दूसरे स्टूडेंट्स को निराश कर सकता है। लेकिन मैंने सुना है कि तुम कभी कभी compete करती हो, वही कॉम्पिटिशन्स जिनमें एला हिस्सा लेती है। उसने बताया कि तुम हमेशा वहां होती हो और तुमने उसे एक से ज्यादा बार पहले स्थान पर हराया है। वो सच में तुम्हें इसके लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती। सोफिया अपना कप उठाती है और एक शांत सा घूंट लेती है। जब एला compete कर रही होती है, वो आमतौर पर वहां आना सुनिश्चित करती है। मैं ये जानने के लिए उतावला हूं कि मैंने कैसा किया, इसलिए मैं सोफिया के साथ आंगन में ही आंसर्स चेक करता हूँ। ज्यादातर सही हैं। मेरा मूड और भी अच्छा हो जाता है। जब रिजल्ट्स का दिन आता है, होमरूम टीचर अंदर आती है और एला और रायन की आम तारीफ करती है। फिर से पहला और दूसरा स्थान, जैसा कि उम्मीद थी। फिर टीचर रुकती है। एक और स्टूडेंट है जिसे मैं पहचान देना चाहती हूँ, जैक। मैं तुरंत सीधा बैठ जाता हूँ। एला मेरी तरफ देखती है, आंखों में व्यंग भरा है। टीचर जारी रखती है, जैक के इस बार के रिजल्ट्स प्रभावशाली हैं। वो लंबे समय से रैंकिंग्स में सबसे नीचे था, लेकिन इस एग्जाम ने एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई है। वो अब पूरे ग्रेड के टॉप 200 में है। अगर वो ऐसे ही करता रहा तो वो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में बहुत अच्छा करेगा। टॉप 200? पूरी क्लास घूरती है। यहाँ तक कि एला भी रुक जाती है। उसने उम्मीद की थी कि मैं 100 स्थान आगे बढ़ूंगा। टॉप 200 में आना कभी भी कैलकुलेशन का हिस्सा नहीं था। सच कहूं तो मैंने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। शायद इसलिए कि मैंने अपने पिछले जीवन में इतना दुख झेला था कि मुझे इसे बर्बाद करने में अब कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं उन तरीकों से ध्यान दे रहा हूं जो मैंने पहले कभी नहीं किए। हर दिन मैं क्लास में ध्यान से सुनता हूं, फिर सोफिया के साथ सब कुछ रिवाइज करता हूं। उसके पास पढ़ाने का एक गिफ्ट है। जो प्रॉब्लम्स पहले असंभव लगती थी, जब वो समझाती है तो लगभग सीधी हो जाती हैं। मेहनत पता चला रंग लाती है। क्या आपको यकीन है? टीचर, जैक के स्कोर्स पहले बहुत खराब थे। वो कैसे कर सकता है? मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, टीचर कहती है, मेरी तरफ एक शांत चेहरे से मुड़ते हुए। एक स्टूडेंट का क्लास एवरेज नीचे ले जाना उनके लिए एक शांत सा सिरदर्द था। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि मैं इसके काबिल हूँ। टीचर से वो पहचान मिलना मुझे सच में खुश करता है। मैं एला को मुझे देखते हुए पकड़ता हूँ। तो मैंने कैसा किया? तुमने कहा था कि मैं सीखने में बहुत धीमा हूँ। 10 किलोमीटर एला, भूलना मत। एला अपने होंठ बंद कर लेती है। वो सच में इसे समझ नहीं पा रही है। क्या सोफिया सच में इतनी अच्छी टीचर हो सकती है? स्कूल के बाद एला के पास अपने 10 किलोमीटर दौड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। मैं घर नहीं जाता। मैं खास तौर पर देखने के लिए पीछे रुकता हूँ। मैं चुपचाप एक तरफ बैठ जाता हूँ, उसे अपनी आंख के कोने से देखता हुआ। उसे हार मानते देखना मेरे अंदर एक संतोष की लहर दौड़ा देता है, जिसका मैं नाम नहीं दे सकता। ये अच्छा लगता है, सच में अच्छा। रायन पास खड़ा है, मुझे लगभग छुपे हुए गुस्से से देखता हुआ कि मैं कितना ठंडा हो गया हूँ। भी मुझे एक नजर से देखती है, फिर रायन की तरफ झुकती है। टॉप 200 किसे परवाह है? ऐसा तो नहीं कि वो पहले स्थान पर आया है। ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे वो जगह का मालिक हो। एला ने पहला स्थान हासिल किया और वो इससे आधा भी खुश नहीं है। रायन ने दूसरा स्थान हासिल किया, उसके लिए भी। रायन की आंखें ट्रैक पर दौड़ती हुई एला पर टिकी हैं। शर्त तो शर्त है, वो शांति से कहता है। एला हार संभाल सकती है। तो क्या हुआ अगर उसके ग्रेड सुधर गए? ब्री कहती है। वो अभी भी उस औरत के पास घर जाता है। ये सब मुझे घिन आती है। लोगों के बारे में अफवाहें फैलाना बंद करो, रायन कहता है। रायन, तुम बस बहुत अच्छे हो। ब्री उसके कंधे पर हल्का सा थपथपाती है। जब तक एला अपने कम पूरा करती है, आसमान लगभग अंधेरा हो चुका है। वो पसीने से भीगी हुई वापस आती है और मेरी तरफ देखती है। खुश हो अब? मैं सर हिलाता हूं। अच्छी कोशिश। जब भी चाहो मेरे खिलाफ शर्त लगा सकती हो। मैं खड़ा होता हूं और स्कूल के ग्राउंड से बाहर निकल जाता हूं, पहले से कहीं ज्यादा हल्का महसूस करते हुए। जैसे ही एला ने मेरा चेहरा जाते हुए देखा, मुझे बेहद खुशी हुई और मैं वक्त वक्त पर छोटे छोटे कदम भी उठाने लगा।
उसकी नज़र में मेरी इमेज अभी भी एक प्रेम पागल पिछलग्गू की है, लेकिन अभी मुझे पीछे मुड़कर देखने की भी तकलीफ नहीं है। वो जैक सोफिया के बारे में सोचती है, क्या वो सच में उसके साथ हो जाएगा? दोनों बैकग्राउंड में बराबर हैं। अगर वो सच में सोफिया के साथ हो जाता है, जैसे ही ये ख्याल आता है, एला को कुछ ऐसा महसूस होता है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। चिड़चिड़ाहट, जैसे कुछ जो उसका था वो छीन लिया गया हो। एला, रायन उसे मेरे पीछे घूरते हुए नोटिस करता है और बोलता है, तुम थक गई होगी, ये लो पानी पियो। वो पानी की एक बोतल आगे करता है। एला उसे ले लेती है। शुक्रिया। वो रायन के साथ हमेशा बिल्कुल नर्म होती है। तुमने मेहनत की, रायन कहता है। हालांकि ये अजीब है, जैक के स्कोर्स हमेशा से खराब रहे हैं। उसका अचानक इतना उछलना। तुम्हें नहीं लगता उसने चीटिंग की है? ब्री बीच में बोलती है। मुझे बिल्कुल यही लगता है। उसने चीटिंग की है सिर्फ एला को हराने के लिए, वरना तुम कैसे समझाओगे? वो उसे हर रोज पढ़ाती थी और उसके ग्रेड्स अभी भी खराब थे। फिर अचानक ये। आसान, रायन कहता है ब्री को देखते हुए। तुम बिना सबूत के ऐसी बातें नहीं कह सकती। अगर वो तुम्हारे पीछे पड़ गया तो सहानुभूति की उम्मीद मत रखना। मैं कल टीचर को बताऊंगी। मैं सोफिया के साथ खबर शेयर करने के लिए कार से घर जाता हूँ, एला को हार मनवाते हुए। सोफिया इसके क्रेडिट की हकदार है, लेकिन आंटी चैन मुझे बताती है कि सोफिया आज नहीं आई। एक हल्की सी निराशा। मैं अपने स्कूल के कपड़े बदलता हूँ और डाइनिंग रूम की तरफ जाता हूँ। डैड हाल ही में बाहर गए हैं, घर में बस मैं हूँ। मैं सोफिया को फोन करता हूँ। सोफिया घर के पूल में है। हाउसकीपर चुपचाप पास आती है। मिस, आपके लिए एक कॉल है। पानी में मौजूद फिगर सुनाई नहीं देता। हाउसकीपर आगे कहती है, ये जैक है। सोफिया तुरंत पानी से बाहर आती है। वो हल्के से पूल के किनारे कदम रखती है। हाउसकीपर पहले से ही टॉवल लेकर वहां है, उसे लपेट देती है। सोफिया फोन उठाती है। उसके चेहरे की ठंडक थोड़ी नरम पड़ जाती है। हेलो, क्या तुम बिजी हो? क्या मैंने गलत टाइम पर कॉल किया? मैं बस तैर रही थी। मैंने सुना तुम आज नहीं आई तो सोचा कॉल कर लूं। मैं मुस्कुराते हुए कहता हूँ, मेरे रिजल्ट्स बढ़ गए हैं। मैं टॉप 200 में आ गया हूँ। और पता है क्या? एला ने आज 10 किलोमीटर दौड़ लगाई। जैसे ही मैंने उसे उसकी औकात याद दिलाई, बड़ा सुकून मिला। सोफिया पूल के पास वाली चेयर पर जाकर बैठती है और सब्र से मेरी बातें सुनती है। थोड़ी देर बाद मैं पूछता हूँ, क्या तुम अभी भी लाइन पर हो? हाँ, यही हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे उम्मीद है मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं, मेरे पास टाइम है। तुम मुझे पढ़ाने के लिए रोज आ रही हो। तुम थक गई होगी। कुछ दिन आराम कर लो। मैं खुद पढ़ूंगा और अगर कहीं फंसा तो तुम्हें मैसेज कर दूंगा। ठीक है। मैं तुरंत फोन नहीं काटता। तुम्हारी आवाज थोड़ी अजीब लग रही है। कुछ हुआ है क्या? क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए किसी चीज में? ये सवाल उसे चौंका देता है। हम इसमें पार्टनर्स हैं ना? तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं भी वही करना चाहता हूँ। उसकी कोचिंग के बिना मैं कभी इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं ला पाता। मैं सिर्फ उससे ले नहीं सकता बिना कुछ वापस दिए, खासकर तब जब उसे मुझसे कोई मादी चीज नहीं चाहिए। सोफिया सुनती है और पार्टनर्स शब्द पर उसके होंठों के कोने अपने आप ऊपर उठ जाते हैं। ठीक है जैक। अगले दिन मैं स्कूल पहुंचता हूं और देखता हूं कि रूम टीचर एक सख्त चेहरे के साथ अंदर आ रही हैं। वो क्लास के सामने खड़ी होती हैं, साफ तौर पर गुस्से में। उनसे टेंशन झलक रही है। उसकी नजर मुझ पर पड़ती है। जैक, खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हो जाता हूँ, होमरूम टीचर को कंफ्यूजन में देखते हुए। वो कहती हैं, किसी ने रिपोर्ट किया है कि तुमने इस महीने के एग्जाम में चीटिंग की है। तुम्हें अपने बचाव में कुछ कहना है? चीटिंग शब्द सुनते ही मैं पूरी क्लास में नजर दौड़ाता हूँ। क्लास की हर नजर मुझ पर है। ब्री ठीक रायन के पास बैठी है, एक घमंडी। पिछले महीने तुम्हारा स्कोर बहुत खराब था, फिर भी इस बार तुमने इतना ज्यादा सुधार किया, इस पर यकीन करना मुश्किल है। सुरक्षा के लिए हमने तय किया है कि तुम्हें एक नया क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और तुम दोबारा एग्जाम दोगे। कोई एतराज? दोबारा एग्जाम? मैं इस बात से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। ब्री खुद को रोक नहीं पाती, वो उछल पड़ती है। देखा, मैंने कहा था ना उसने चीटिंग की है। अगर ये स्कोर सच में तुम्हारा है तो डर किस बात का है? बस दोबारा दे दो। वो मुझे जीत वाली नजर से देखती है, जैसे आखिरकार उसने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया हो। मुझे इस पर लगभग हंसी आ जाती है। तुमने बिना किसी सबूत के मुझे रिपोर्ट किया। साबित करने की जिम्मेदारी आरोप लगाने वाले की होती है। इसका मतलब तुम्हें सबूत देना होगा, वरना ये बदनामी है। अगर सब तुम्हारी तरह मुझे रोज रिपोर्ट करने लगे तो मैं पूरा टाइम एग्जाम ही देता रहूंगा। उससे अच्छा तो मैं स्कूल आना ही छोड़ दूं।
जैसे ही मैं बोलता हूँ, एला मेरी तरफ हैरानी से देखती है। पहले मैं किसी की भी बात मान लेता था। जब कोई मुझ पर हमला करता, मैं मुश्किल से लड़ता था। लेकिन इस बार शब्द तीखे और साफ निकलते हैं। क्या ये सच में वही इंसान है जिसे वो अब तक जानती थी? वो मुझे अंदर बाहर से जानती है। फिर भी अभी मैं एक बिल्कुल अलग इंसान जैसा लग रहा हूं। मुझे ठोस तर्क के साथ पलटवार करते देखकर टीचर कहती है, ये समझ में आता है कि लोगों को शक है। तुम्हारा दोबारा एग्जाम देना तुम्हारी बेगुनाही साबित करने का एक मौका भी है। तुम नहीं चाहते ना कि लोग तुम्हारे पीठ पीछे हमेशा बातें बनाएं? टीचर पीछे नहीं हट रही थी। वो साफ तौर पर नहीं। मानती हूं कि मैंने ये स्कोर खुद हासिल किया है। मैं मुस्कुराता हूं। जरूर, मैं दोबारा एग्जाम दूंगा टीचर। मुझे बस लगता है कि बिना किसी वजह के इस तरह आरोप लगाना बिल्कुल बेतुका है। आखिर हम क्लासमेट्स हैं। मुझे नहीं पता ब्री का मुझे इस तरह फंसाने का क्या मकसद है। और अगर मैं अगली बार और भी ज्यादा स्कोर कर लूं, तो क्या वो कुछ और नहीं कहेगी? तो क्योंकि उसने बिना एक भी सबूत के मुझे रिपोर्ट करने का चुना है, उसे कुछ अंजाम भुगतने पड़ेंगे। अगर मैं बेगुनाह साबित होता हूं, तो क्यों ना उसे स्कूल से निकाल दिया जाए? निकाल दिया जाए। ये शब्द टीचर को हिचकिचाने पर मजबूर करता है। क्या ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है? वो सोचती है। ब्री के ग्रेड्स मुझसे बेहतर हैं, तो जाहिर है टीचर का झुकाव उसकी तरफ है। लेकिन इस तरह की अफवाह फैलना, ये मुझे काफी नुकसान पहुंचाता है। क्या होगा अगर दबाव बहुत ज्यादा हो जाए और मैं कोई गलत कदम उठा लूं? क्या वो कहीं ज्यादा बुरा नहीं होगा? जैसे ही मैं गलत कदम शब्द बोलता हूं, पूरी क्लास अचानक शांत हो जाती है। मैं ब्री की तरफ मुड़ता हूं। क्या बात है? तुम्हें तो इतना यकीन था कि मैंने चीटिंग की है। शर्त लगाने से डर लग रहा है? बिल्कुल। नहीं, वो चिल्लाती है। मेरा चैलेंज उसे चुभ जाता है और वो तुरंत जाल में फंस जाती है। वो गुस्से में टीचर की तरफ मुड़ती है। मैं अपना फ्यूचर दांव पर लगाने को तैयार हूं। सब जानते हैं जैक के ग्रेड्स कैसे हैं। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूं, उसने चीटिंग की है। मेरा बिना लड़े एग्जाम दोबारा देने से हिचकिचाना ब्री को और भी यकीन दिला देता है कि मैं कुछ छुपा रहा हूं। वो टीचर से कहती है, लेकिन अगर जैक का चीटिंग करना साबित हो जाता है, तो उसे भी निकाल देना चाहिए। मैं उस जैसे किसी के साथ एक स्कूल में नहीं रहूंगी। मंजूर है। मैं हाँ कहता हूं इससे पहले कुछ कह सके। फिर टीचर अनाउंस करती है, जैक, क्लास के बाद मुझे ऑफिस में मिलना। इसके साथ वो चली जाती है। ब्री पूरी उम्मीद के साथ मुझे देखती है, तमाशे का इंतजार करते हुए। एला मुझे हैरानी से घूरती है कि मैंने निकाले जाने की बात टेबल पर रख दी। वो अपनी आवाज धीमी करती है। जैक, क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? अगर उन्होंने तय किया कि तुमने चीटिंग की है, तो तुम बाहर हो जाओगे। ये कहीं ज्यादा शर्मिंदगी की बात है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती, तो जाकर टीचर से माफी मांग लेती। एक मंथली एग्जाम के लिए ये सब ठीक नहीं है। अगर तुम सच में सॉरी हो, तो मैं तुम्हारे लिए उनसे सिफारिश भी कर सकती हूँ। वैसे भी तुम मुझे हराना चाहते थे। तुम मुझे 10 किलोमीटर दौड़ते हुए देख चुके हो। मैं ये सब भूलने को तैयार हूँ। वो ये परवाह करने का नाटक करती है, लेकिन मैं बस उसे देखता हूँ। वो कुछ दिनों से मुझसे ठंडा बर्ताव कर रही है, दूर और अनछुई होने का नाटक कर रही है, और अब वो यहाँ एक फिक्रमंद दोस्त होने का नाटक कर रही है। मैं मुस्कुराता हूँ। तुम्हें भी लगता है मैंने चीटिंग की है ना? इसीलिए तुम यहाँ खड़े होकर ये नाटक कर रही हो। मुझे लेक्चर देने के बजाय तुम जाकर ब्रीज से बात क्यों नहीं करती? आखिर वो तुम्हारे। भले ही शोर ब्री मचा रही हो, लेकिन रायन बिल्कुल मासूम नहीं है। वो बस अपने उस नरम भोले नाटक के पीछे छुपता है। मैं ये दिखावा नहीं करने वाला कि इन सब से उसका कोई लेना देना नहीं है। मैं पिछले जन्म में ठीक से जानता था कि रायन कैसा इंसान था। मैंने सब देखा था। जब भी एला और मेरे बीच हालात खराब होते थे, वो वहीं खड़ा होता था, किनारे से ताने मारते हुए। एला का इरादा ठीक था, लेकिन मुझे वही बात उसे वापस मारते देख उसका चेहरा ठंडा पड़ जाता है। मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं देता? मेरी भलाई के लिए? मैं उत्सुकता से उसे देखता हूँ। क्या हुआ? वेट्रेस का काम ठीक नहीं चल रहा? वापस मुझ पर पलने आ रही हो? मुझ पर पलने की बात पर एला का चेहरा उतर जाता है। वो कुछ नहीं कहती, जबड़ा कसा हुआ है। हाल ही में उसके पार्ट टाइम जॉब पर चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। उसकी पढ़ाई पहले ही उसे थका देती है और स्टूडेंट काउंसिल इस पर और बोझ डाल देती है। वो रोज रात देर से घर आती है और तनख्वाह मुश्किल से कुछ पूरा कर पाती है। मैंने उसे ऐसी जिंदगी की आदत डाल दी जो वो अकेले संभाल नहीं सकती। अब उसे पता चल रहा है कि ऐश से बिल्कुल कंगाल हो जाना कितना बुरा होता है।
और खासकर मेरी वजह से। उसने सोचा मैं बस अमीर लड़के वाला नखरा कर रहा हूँ, कुछ दिनों के लिए उसकी जिंदगी मुश्किल बना रहा हूँ। लेकिन अब कुछ अजीब लग रहा है। मैंने पूरी तरह से उसके पीछे भागना बंद कर दिया है। चाहे उसने पहले मेरे साथ कितना भी बुरा बर्ताव किया हो, मैं हमेशा गिदगिदाता हुआ वापस आया। वो बस चुप रहती है, कोई जवाब नहीं देती। मैं मुस्कुराता हूँ। क्या तुम अभी भी इस इंतजार में हो कि मैं कुछ दिन नखरे करूंगा और फिर गिदगिदाता हुआ वापस आकर तुम्हें मना लूंगा? मुझे असल में समझ आता है। मैं भी खुलकर पैसे खर्च करने का आदी था। जब मुझे घर से निकाल दिया गया बिना एक पैसे के, उन दिनों ने एक ऐसी चाप छोड़ी है जिसे मैं भूल नहीं सकता। अगर आप हमेशा तंगी में रहे हैं तो शायद ये सहन हो जाए, लेकिन जब आपने सुख के अलावा कुछ ना देखा हो और फिर वो सब छीन लिया जाए, तो वो दर्द बिल्कुल अलग ही होता है। तब मैं हर रात बिस्तर पर लेटकर बस सपने देखता था। सपने की एला अचानक समझ जाएगी। उसे पता चलेगा कि मैं बेगुनाह था और वो मुझे ढूंढने आएगी, कि वो मुझे वापस ले लेगी। लेकिन मैं इंतजार करता रहा और कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरे मरने के दिन तक नहीं। मैं उस पर विश्वास करता था और बदले में मुझे सिर्फ उसकी किसी और से शादी की खबर मिली। और फिर ये सच कि उसने शुरू से ही मुझे फंसाया था। एला के दिन अब आसान नहीं है। मैंने बहुत लंबे समय तक उसका खर्चा उठाया था। मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए, एला अपने होंठ दबाते हुए कहती है। अगर तुम अभी भी सोचते हो कि मैं तुम्हें दिलासा देने वापस आ रही हूं, तो तुम सपने देख रहे हो। अगर तुम मुझे वापस चाहते हो तो भीख मांगो। शायद अगर मुझे तुम पर थोड़ी और दया आए, तो मैं थोड़ी मेहरबान हो जाऊं, तुम्हें कुछ पैसे दे दूं। मैं मुस्कुराकर कहता हूँ। अंदर से मैं बिल्कुल पत्थर हो चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सच में उसे माफ कर दूंगा सिर्फ उसके भीख मांगने पर, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ। एला घुटनों पर, मजबूर। वो हमेशा बहुत घमंडी रही है। मैं उसके चेहरे पर वो गुरूर बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने पिछले जन्म में मुझे बर्बाद कर दिया था। इस बार मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ने वाला। इसलिए मैं उसे चलते रहने के लिए थोड़ी सी उम्मीद दूंगा। बिल्कुल नहीं, एला ठंडे से कहती है। वो घूम जाती है और मेरी तरफ दोबारा नहीं देखती। मुझे कोई जल्दी नहीं है। क्लास के बाद मैं टीचर के ऑफिस जाता हूँ। होमरूम टीचर के अलावा वहाँ डीन ऑफ स्टूडेंट्स और हमारे साल के 2 और टीचर्स भी थे। उन्होंने नए सवालों का एक सेट तैयार किया था। जब मैं खत्म करता हूँ तो सारे टीचर्स मिलकर चेक करते हैं। फैसला आ जाता है, मेरा स्कोर सच में अच्छा है। ये इस बात का सबूत है कि मैंने महीने के एग्जाम में चीटिंग नहीं की थी। टीचर हैरान लग रही है। तुमने साफ तौर पर चीटिंग नहीं की, लेकिन तुम्हारे ग्रेड्स पहले इतने खराब क्यों थे? मैं याद करता हूँ कि मैं एला के पीछे कितना पागल था। मैं नासमझ था। मैंने अपनी पढ़ाई को सीरियसली नहीं लिया था। हाल ही में घर पर एक नया ट्यूटर आया है और नतीजे काफी साफ हैं। शायद सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं कि ये वक्त कितना कीमती है जिन्होंने सच में स्कूल छोड़ दिया हो। स्कूल उन गिनती की जगहों में से एक है जहां मेहनत का सच में फल मिलता है। उन दरवाजों के बाहर निकलो और दुनिया दिखाती है कि वो कितनी बेरहम हो सकती है। मैं क्लास में वापस आता हूँ। होमरूम टीचर और डीन एक साथ नतीजा सुनाने आते हैं। जब कंफर्म हो गया कि मैंने चीटिंग नहीं की, ब्री का चेहरा घबराहट से भरा हुआ था। ये कैसे हो सकता है? उसने चीटिंग कैसे नहीं की? टीचर का एक्सप्रेशन बिल्कुल ठंडा था। इस क्लास का रवैया एक सच में प्रॉब्लम बन गया है। क्लासमेट्स को एक दूसरे को ऊपर उठाना चाहिए। किसी के सुधार पर ऐसी जल्दबाजी में नतीजे पर पहुंचना सबसे बुरी चोट है जो आप किसी को दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है सब इसे एक सबक के तौर पर लेंगे। मैं ब्री की तरफ देखता हूँ। तुमने कहा था तुम स्कूल छोड़ दोगी अगर मैं निर्दोष साबित हुआ। तुम अपनी बात से मुकर तो नहीं रही हो? ब्री हकलाती है। मैं तो तुम पीछे हट रही हो। पता चला कि कुछ लोगों की बातों पर सच में भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे में ऐसी शर्तें मत लगाओ जो निभा ना सको। जैक, रायन बीच में आता है। अब जब उसका दोस्त मुसीबत में है तो शांति दूत बन रहा है। हम सब क्लासमेट्स हैं। बात को इतना आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ब्री तुम्हारा ही भला सोच रही थी। वो डर गई थी कि कहीं तुम गलत रास्ते पर ना चले जाओ। उसका इरादा बुरा नहीं था, बस उसे एक और मौका दे दो। जैसे ही रायन बोलता है, दूसरे स्टूडेंट्स भी बोल पड़ते हैं। हाँ, निकालना बहुत ज्यादा सख्त हो जाएगा। मैं उन सारे चेहरों को देखकर मुस्कुराता हूँ जो उन बातों पर राय देने में कितने तेज हैं, जिसमें उनका कुछ नहीं जाता। वो सब सच में रायन की बात मान रहे हैं। जो वो कहता है वही होता है। मैं रायन की तरफ मुड़ता हूँ। तुम्हें उसकी इतनी फिक्र है, क्यों ना तुम उसकी जगह स्कूल छोड़ दो? तुम रायन के होंठ सिकुड़ गए
आंखें मुझ पर टिकी थीं और कुछ ही पलों में उसकी आंखें भर आईं, जैसे कि मैं वही हूं जो उसे बुली कर रहा हूं। बाकी क्लास तुरंत मेरे खिलाफ हो जाती है। ब्री वो है जो तुम्हारे पीछे आई थी, रायन नहीं। तुम रायन को इसमें क्यों घसीट रहे हो? रायन तो एक्चुअली तुम्हारा पक्ष ले रहा है। तुम्हें पता है, वो हर स्टूडेंट को एक जैसा ट्रीट करता है। सब मेरे खिलाफ हैं अब। मैं मुस्कुराता हूँ। सबको एक जैसा ट्रीट करता है। मैं इतना आगे नहीं जाऊंगा। अगर आज मैं स्कूल से निकाला जा रहा होता, तो क्या तुम मेरे बचाव में एक लफ्ज भी बोलते? जरूर बोलता, रायन कहता है। मैंने हमेशा लोगों को तुमसे अच्छे से पेश आने को कहा है। मैं उसका नाटक बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं ब्री की तरफ मुड़ता हूँ। ठीक है, तुम्हें स्कूल छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि तुम्हारी बात की क्या कीमत है। तो कैसा रहेगा कि तुम 20 किलोमीटर दौड़ लो? ब्री हैरानी से मुझे घूरती है। 20 किलोमीटर? क्या वो उसे मारने की कोशिश कर रहा है? उसकी फिजिकल फिटनेस लगभग ना के बराबर है। अगर तुम नहीं कर सकती तो अपना सामान बांध लो। मैं ताना मारता हूँ और वापस बैठ जाता हूँ। सच कहूँ तो ब्री यहाँ रहे या जाए, मुझे इससे खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उसे कोई अंजाम नहीं भुगतना पड़ा तो सबको लगेगा कि मैं आसान शिकार हूँ। उसे कोई ना कोई कीमत चुकानी होगी। ठीक है, मैं दौड़ूंगी, ब्री चिल्लाती है। सिर्फ दौड़ना नहीं, मैं कहता हूँ। उसके साथ साथ तुम जोर जोर से चिल्लाकर माफी मांगोगी कि तुमने मुझ पर गलत इल्जाम लगाया था और मैंने कभी चीटिंग नहीं की। पूरे स्कूल को पता चलने दो कि तुमने क्या किया। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा? तुम उसे शर्मिंदा होने पर मजबूर कर रहे हो। पूरे स्कूल के सामने उसने मेरे साथ जो किया उसके मुकाबले मैं कहूंगा कि मैं काफी मेहरबान हूँ। क्लास के बाद ब्री अपने 20 किलोमीटर दौड़ने जाती है, अपनी जगह स्कूल में बचाने की कीमत। उसके पास कोई चारा नहीं है। मैं भी कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं वहीं सीढ़ियों पर बैठता हूँ, हर चक्कर देखता हूँ। मेरा उसे आसानी से छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। उसकी स्टैमिना एला के आसपास भी नहीं है। वो धीरे दौड़ती है और हर चक्कर में माफी चिल्लाकर मांगना इसे और भी मुश्किल बना देता है। कुछ ही देर में वो गिरने की हालत में आ जाती है। रायन मेरे पास चलकर आता है। जैक, ब्री को पता है कि उसकी गलती थी। इस बार जाने दो। वो एला जैसी नहीं है। उसमें इतनी ताकत नहीं है। 20 किलोमीटर उसे मार सकते हैं। तो तुम्हारा कहना है कि अगर तुम्हारी अफवाहों की वजह से मैं कुछ बुरा कर बैठता तो वो मेरी प्रॉब्लम होती, लेकिन तुम ठीक रहते, रायन कहता है। तुम ऐसे इंसान नहीं हो जो ऐसी कोई बेवकूफ़ी करे। मैं रायन की तरफ देखता हूँ। दोपहर की धूप उसके पीछे से पड़ रही है। उसका आधा चेहरा अंधेरे में है। उसे पढ़ना नामुमकिन है। वो हल्का सा गुरूर का एहसास। मुझे याद है, अपने मरने से ठीक पहले रायन ने मुझे कॉल किया था। खास तौर पर जले पर नमक छिड़कने के लिए। एला ने जो किया उसमें उसका हाथ था या नहीं मुझे अभी भी पक्का नहीं पता, लेकिन वो जानता था। उसे सब पता था। दोनों ने मिलकर मुझे मौत के घाट उतार दिया और अब उसमें इतनी हिम्मत है कि वो यहाँ खड़े होकर मुझे हद में रहने को कहे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कब तक ये मासूम अच्छे लड़के का नाटक करने का इरादा रखते हो? तुम्हें सच में लगता है कि मैं बाकियों की तरह तुम्हारी बात मानूंगा, तुम्हारे हर एक लफ्ज पर झूलूंगा? अगर तुम्हें इससे प्रॉब्लम है तो जाकर उसकी जगह दौड़ो, वरना बोलना बंद करो। रायन को सुनता, देख, एला बीच में आती है। जैक, बस करो। रायन तो बस तुम्हें चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था। अगर कुछ गलत होता है तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। मैं उसकी तरफ देखता हूँ। ये क्या है, अपनी हीरो को बचा रही हो? रायन एला की तरफ देखता है कि वो कितनी परेशान लग रही है और उसके घर के हालात को लेकर जो भी उसे परेशान कर रहा था उसे भूल जाता है। वो मेरी तरफ मुड़ता है। जैक, तुम मुझसे नफरत करते हो और तुम मेरे दोस्तों के पीछे पड़ जाते हो। क्या ये एला के बारे में है? अगर तुम्हें लगता है कि मैंने उसे तुमसे छीन लिया है, ठीक है, उसे वापस ले लो। रायन, एला तेज आवाज में कहती है, ऐसा मत कहो। मुझे उसके लिए बिल्कुल कोई फीलिंग्स नहीं है। एला रायन को तसल्ली देने की कोशिश करती है। वो दोनों कितने समर्पित, कितने परफेक्ट मैच, और मैं एक कड़वे साजिश करने वाले तीसरे पहिए की तरह लग रहा हूं। मैं हंसता हूं। उसे रख लो एला, मैं रिसाइकलिंग नहीं करता। इससे पहले कि एला जवाब दे सके, मैं आगे कहता हूं। रही बात मेरे ब्री को परेशान करने की, पूरा स्कूल जानता है कि वो पहले मेरे पीछे आई थी। मैं जो अब कर रहा हूं वो लगभग मेहरबानी है। अगर वो दौड़ना नहीं चाहती तो वो जा सकती है। मैं उसे रोक नहीं रहा हूं। पहले मैं अच्छा लड़का बनने की परवाह करता था, एक साफ इमेज बनाए रखने की, कभी किसी के रास्ते में नहीं आने की। और इसका अंजाम क्या हुआ? मैं ही वो बन गया जिसके रास्ते में सब आने लगे।
इस बार मैं अपने लिए जी रहा हूं। मुझे किसी के सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एला मुझे एक बार देखती है और हार मान लेती है। वो रायन की तरफ मुड़ती है। इसका कुछ नहीं हो सकता। अगर ब्री को कुछ हो गया तो वो पछताएगा। चलो चलें। वो रायन का हाथ पकड़ती है और चली जाती है। ब्री का शरीर सिर्फ 10 किलोमीटर के बाद ही जवाब दे देता है। वो बेहोश हो जाती है। एला और रायन फोन करके उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। मैं पीछे पीछे जाता हूँ। एला मुझे थोड़ी छुपी हुई संतुष्टि के साथ देखती है। खुश हो अब? बिल्कुल, मैं क्यों ना हूं। मैं अपना फोन निकालता हूं और हॉस्पिटल के डायरेक्टर को कॉल करता हूं। मैं उसके केस के लिए सबसे अच्छे डॉक्टर्स लगवाता हूं और मेडिकल बिल्स का हर एक पैसा खुद चुकाता हूं। एला और रायन ब्री के बेहोश होने का इस्तेमाल मेरे खिलाफ करना चाहते थे। अब उनके पास कहने को कुछ नहीं है। रायन कमरे में ही रहता है और ब्री को होश आते हुए देखता है। तुम ठीक हो? ब्री अपनी आंखें खोलती है। रायन, वो धीरे से उसके कंधे पर थपथपाता है। कैसा लग रहा है? सब जगह दर्द हो रहा है। ब्री बात को बढ़ा चढ़ा कर कहती है। मैं दीवार के सहारे खड़ा आराम दही का एक डिब्बा पी रहा हूं। स्पेशलिस्ट ने अभी तुम्हारा चेकअप किया है। तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम्हारा स्टैमिना बस बहुत खराब है। डॉक्टर्स ने ज्यादा एक्सरसाइज की सलाह दी है। कल स्कूल में बाकी के 10 किलोमीटर पूरा करना मत भूलना। ब्री की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो अभी बेहोश हुई थी और वो अभी भी उन 10 किलोमीटर के बारे में सोच रहा है। क्या वो सच में शैतान है? क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? रिलैक्स, तुम मरोगी नहीं। मैं कहता हूं, अगर तुम दोबारा बेहोश हुई तो पूरे हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट्स की टीम तुम्हारे लिए वहीं मौजूद होगी। ब्री का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। मैं एक भौं उठाता हूं। मेरी आवाज बिल्कुल शांत है। क्या बात है? पीछे हटने के बारे में सोच रही हो? तुम हमेशा बस नाम वापस ले सकती हो। अपनी हद पार मत करो। मैंने सुना है तुम्हारे पेरेंट्स दोनों शुंगा ग्रुप में काम करते हैं। मैं कहता हूं। ब्री की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे उसकी फैमिली के बारे में पता है। तुमने मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन की? तो क्या? ब्री अपनी मुट्ठी कसती है। मैं कल दौड़ पूरी कर लूंगी। गुड। मेडिकल बिल्स पहले ही चुका दिए गए हैं। और बस तुम्हारी जानकारी के लिए, जब तक वो 10 किलोमीटर पूरे नहीं होते, चाहे तुम मर भी जाओ, मैं डॉक्टर से तुम्हें वापस लाने को कहूंगा। मैं कमरे से बाहर निकल जाता हूं। एला मुझे जाते हुए देखती है। मेरे चेहरे का वो ठंडा एक्सप्रेशन उसे परेशान कर रहा है। ब्री ठीक हो जाती है। आईवी ड्रिप और थोड़े आराम के बाद रायन और एला उसे घर ले जाते हैं। मैं भी खाली नहीं बैठा हूं। घर वापस आकर मैं पेमेंट रिसीट और मेडिकल रिपोर्ट की फोटो खींचता हूं और दोनों को क्लास के ग्रुप चैट में पोस्ट कर देता हूं। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी बहुत सी साजिशें देखी हैं। मैं किसी को अपने खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए कोई हथियार नहीं दे रहा। ये सब करने के बाद ही मैं आखिरकार लेटता हूं। अगले दिन ब्री फर्ज निभाते हुए अपने बाकी बचे 10 किलोमीटर दौड़ती है। इस सब के बाद उसमें पहले की तरह मेरे सामने नाटक करने की हिम्मत नहीं होती। उसके अंदर जो भी नाराजगी है वो अपने तक ही रखती है। अब मेरे मुंह पर मुझ पर उंगली नहीं उठाती। दूसरे स्टूडेंट्स भी मुझे अलग नजरों से देखने लगते हैं, एक नई एहतियात के साथ। सबने देखा कि मेरे खिलाफ जाने वाले आखिरी इंसान के साथ क्या हुआ, और उस पर उसके पास बहुत पैसे हैं। उसके खिलाफ जाओ और वो तुम्हारा हॉस्पिटल का बिल भी भर देगा। उन्होंने मुझे गाली देना बंद कर दिया है, मेरे ग्रेड्स के बारे में बात करना बंद कर दिया है, लेकिन मेरे पीठ पीछे वो अभी भी मेरे किसी बड़ी उम्र की औरत द्वारा पाले जाने के बारे में कानाफूसी कर रहे हैं। किसी ने इसे स्कूल के फोरम पर भी पोस्ट कर दिया, फोटो के साथ, और किसी को नहीं पता कि कौन। जब तक मैं इसे देखता हूँ, रिप्लाईज का ढेर लग चुका होता है। वो अब मुझ पर सीधे हमला नहीं करेंगे। इंटरनेट उनका अकेला सहारा है, स्क्रीन के पीछे छुपे हुए। कोई नहीं जानता कौन कौन है। सोमवार की दोपहर, मैं अभी स्कूल से बाहर निकला ही हूं कि मुझे गेट पर दो सुंदर लड़कियां खड़ी दिखाई देती हैं। उनकी यूनिफॉर्म्स योंगचुआन। हाय, सोफिया वही यूनिफॉर्म पहनती है, इसीलिए मैं तुरंत पहचान लेता हूं। पास खड़ा एक लड़का खुद को रोक नहीं पाता। वो बहुत सुंदर है। वो लिली है। वो योंगवान की टेनिस टीम में है। पहले मेरी आंखें सिर्फ एला के लिए थीं, बाकी सब मुश्किल से ही दिमाग में आते थे। मैंने पहले लिली का नाम सुना था, लेकिन मेरे दिमाग में उसकी कोई इमेज नहीं थी। उसे अब देखकर मैं देख सकता हूं कि उसका फिगर बहुत अच्छा है, लेकिन जहां तक खूबसूरती की बात है, वो सोफिया के आसपास भी नहीं है। मुझे सच में नहीं पता कि मेरे पिछले जन्म में मुझे क्या हो गया था। सोफिया को इस तरह ठुकरा देना। सोफिया को अब देखकर मुझे एहसास होता है कि वो सच में कितनी कमाल की है। उसे किसी के भी साथ खड़ा कर दो और वो अभी भी सबसे आगे रहेगी।
मेरा ड्राइवर पहले से ही गेट पर इंतजार कर रहा है। मैं उस तरफ जा रहा हूँ जब लिली ठीक मेरे रास्ते में आ जाती है। तुम जैक हो ना? वो मुझे बिना छिपाए हुई उत्सुकता से देखती है। मैं रूखेपन से कहता हूँ, तुम कौन हो? मुझे नहीं लगता हम पहले मिले हैं। लिली के होठों पर मुस्कान आ जाती है। तुम वो वही हाई स्कूल के लड़के हो ना, जिसे एक बड़ी उम्र की औरत पाल रही है। तुम हाल ही में स्कूल फोरम पर हर जगह छाए हुए हो। बातें हमारे स्कूल तक पहुंच गई हैं। जाहिर है लोग ये भी कह रहे हैं कि मुझसे पंगा लेने लायक नहीं है। ब्री के साथ मेरे निपटने की कहानी को साफ तौर पर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। किसी का मेरे मुंह पर इस तरह बात छेड़ना, मुझे ये बात दरअसल थोड़ी दिलचस्प लग रही है। मैं नाराज नहीं हूं, मैं शांति से पूछता हूं, लिली है ना? लिली हैरानी से मुझे देखती है। तुम जानते हो मैं कौन हूं? वो जल्दी से खुद को संभालती है। मैंने सुना है तुम पहले एला का खर्चा उठाते थे। क्या ये सच है? तुम्हें मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है ना? मैं किसी के टुकड़ों पर पलने वालों में से नहीं हूं। वो नाटकीय ढंग से अपना सीना पकड़ती है, जैसे मेरा उसका नाम जानना किसी तरह का हमला हो। मैं उसे सच में मनोरंजक तरीके से देखता हूँ। क्या तुम्हारा परिवार इतना गरीब है कि उनके पास शीशा नहीं है? अगर तुम सच में एक अफोर्ड नहीं कर सकती तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। जाओ जाकर ठीक से देखो। तुम्हें लगता है मुझे तुम में दिलचस्पी होगी? मैं अपना बैग ठीक करता हूँ और चला जाता हूँ। लिली वहीं खड़ी रहती है। उसका ईगो हर्ट हो गया है। एक्सक्यूज मी, ऐसे कौन बात करता है? मैं पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। मैं कार में बैठ जाता हूँ। लिली वहीं खड़ी रहती है और धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जैक है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बदसूरत कहने की? मैं ये भूलूंगी नहीं। घर पहुंचने पर सोफिया वहां होती है। वो कई दिनों से गायब थी। आखिरकार आ ही गई। स्नोबॉल ने उसे कई दिनों से नहीं देखा है और खुशी से पागल हो रहा है। सब काम खत्म हो गए? मैं पूछता हूँ। सोफिया खड़ी होती है और मैं उसे देखता हूँ। सच कहूं तो वो बहुत खूबसूरत है। मुझे लगा शायद तुम्हें मुझे पढ़ाना बहुत परेशानी वाला लगा और तुमने छोड़ने का फैसला कर लिया। मैंने हाल ही में दूसरे ट्यूटर्स की कोशिश की थी, लेकिन सच कहूं तो उनमें से कोई भी तुम्हारे जितने अच्छे से चीजें नहीं समझाता। बिल्कुल नहीं, सोफिया कहती है। चीजें बस थोड़ी बिजी हो गई थी, तो तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मुझे बस इस बात की खुशी है कि तुम यहाँ हो। अगर तुम्हें कुछ काम निपटाने हैं, तो आगे बढ़ो और उन्हें निपटाओ। मेरे पिछले जन्म में मैंने उसके साथ जो कुछ भी किया, उसके बाद भी उसने आखिर में मेरे बारे में सोचा, यहाँ तक कि मेरे अंतिम संस्कार का भी इंतजाम किया। मैंने उसके साथ जो किया उसके बाद कुछ दिनों की व्यस्तता कुछ भी नहीं है। सूफिया धीरे से हाँ में सिर हिलाती है। चलो पढ़ते हैं, मैं कहता हूँ, और मैं सच में यही चाहता हूँ। हम एक साथ स्टडी रूम में जाते हैं, कुछ दिन अलग रहने के बाद, और मैंने उसके लिए सवालों की एक पूरी लिस्ट तैयार कर ली है, जबकि मैं अपने असाइनमेंट्स पूरे करता हूँ। सोफिया मेरे पास बैठकर देख रही है। उसने देखा है कि ऑनलाइन क्या फैल रहा है। जाहिर है वो थोड़ी परेशान थी, ये सोचकर कि क्या मैं इसे दिल पर ले रहा हूँ। लेकिन अब मुझे देखकर वो बता सकती है कि मैं ठीक हूँ। जो फिक्र भरी बातें उसने तैयार की थी, वो अनकही रह जाती हैं। सोफिया का फोन बजता है। वो इसे पलटती है और उस पर नजर डालती है। लिली का मैसेज। सोफिया, तुम थर्सडे को टेनिस मैच में जरूर आ रही हो ना? सोफिया ने पहले ही वादा किया था, लेकिन लिली हमेशा डरती है कि वो अपना मन बदल लेगी। सोफिया अक्सर अपने मूड के हिसाब से काम करती है। सोफिया एक लफ्ज में रिप्लाई करती है, हाँ। सेशन के बाद सोफिया कहती है, मैं इस हफ्ते तुम्हारे स्कूल आऊंगी। मैं हैरानी से ऊपर देखता हूँ। एक टेनिस मैच है, ये मिंगा के कोर्ट्स में हो रहा है, तो मैं तुम्हारा हौसला बढ़ाने वहां होऊंगा, मैं कहता हूँ। सोफिया एक छोटा सा इशारा करती है। वो उन सभी वक्तों को याद करती है जब उसने मुझे पहले देखा था। मैं हमेशा एला के पीछे पीछे रहता था। मेरी आंखें किसी और के लिए नहीं थीं। शायद मैं उसके ख्यालों में कभी नहीं आया, लेकिन अब मुझे ये कहते हुए सुनकर मैं आकर उसका हौसला बढ़ाऊंगा। सोफिया के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। मैच थर्सडे दोपहर को है। इसके शुरू होने से पहले ही स्कूल में हलचल मची हुई है। योंगचुआन की गर्ल्स टेनिस टीम सच में स्ट्रांग है। लोग धीरे से कहते हैं, लिली हमारे स्कूल आई, वो कितनी सुंदर है। प्लीज, वो हमारी कैंपस क्वीन के आसपास भी नहीं है। एला पूरा पैकेज है, लुक्स और ग्रेड्स। एला की ग्रेड्स टॉप क्लास हैं, उसकी टेनिस गेम स्ट्रांग है और वो देखने में अच्छी है। जाहिर है उसके चाहने वालों की कमी नहीं है। रायन आजकल खराब मूड में है। एला के पापा के जुआ खेलने की आदत के बारे में मैंने जो कहा था, वो उसके दिमाग में घूम रहा है।
उसने ऐसे लोग पहले भी देखे हैं। मैं अपनी किताब में खोया हुआ हूँ, उन सबको अनसुना कर रहा हूँ। पहले के दिनों में अगर एला का मैच होता तो मैं सबसे पहले लोगों का उसका हौसला बढ़ाने के लिए इकट्ठा करता। अब पीछे मुड़कर देखने पर ये मजाक लगता है और सभी मेरे और एक बड़ी उम्र की औरत के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरे लोग एला के लिए सपोर्ट जुटाने में लगे हैं। किसी ने मुझे शामिल करने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन कोई कहता है, मैंने सुना है सोफिया भी योंगवान में है। क्या तुम्हें लगता है वो आएगी? सोफिया अकेली ऐसी इंसान है जो हमेशा एग्जाम्स में एला को पिछाड़ती है। उसके नाम ने सब पर एक गहरी छाप छोड़ी है। शायद नहीं, वो ऐसी जगहों पर कम ही दिखती है। उसे आमने सामने देखना एक रेयर बात है। उन्हें सोफिया के बारे में बात करते सुनकर एला का चेहरा उतर जाता है। वो थोड़ा परेशान होती है। उसकी नजर धीरे धीरे मेरी तरफ जाती है। वो मुझे अपनी किताब में खोया हुआ देखती है और इसमें कुछ उसे बेचैन करता है। क्या वो? सच में आकर मेरा हौसला नहीं बढ़ाएगा? वो मेरी तरफ मुड़ती है। क्या ये सब पढ़ाई सच में तुम्हें कहीं ले जा रही है? मैं थोड़ी हैरानी से ऊपर देखता हूँ कि वो मुझसे बात भी कर रही है। जाहिर है, हर कोई तुम्हारी तरह पैदाइशी होशियार नहीं होता। हम में से कुछ को वक्त देना पड़ता है। तुम्हें मेरे सुधार से क्या परेशानी है? मुझे क्यों परेशानी होगी? अपलिस कहती है। खैर, मैं आराम से कहता हूँ। मैं पहले से ही अमीर और ठीक-ठाक दिखने वाला हूँ। अगर मेरे ग्रेड्स तुम्हारे और रायन के ग्रेड से भी अच्छे हो गए, तो तुम दोनों के पास क्या बचेगा? एला धीरे से हंसती है। जैक, ठीक है, तुमने सुधार किया है, लेकिन तुम मुश्किल से टॉप 200 में आए हो। जितना ऊपर जाओगे उतना ही मुश्किल होगा। तुम अगली बार वापस नीचे गिर सकते हो। तुम्हें लगता है मैं इस बात से परेशान हूं कि तुम मुझसे आगे निकल जाओगे? उसका टॉप 200 में आना ही उसके हिसाब से एक चमत्कार था। उससे आगे निकलना कोई चांस नहीं। सोफिया का उससे आगे निकलना ठीक है, वो बस उसका टैलेंट है। एला कभी नहीं समझ पाई कि सोफिया का दिमाग कैसे काम करता है, लेकिन जैक चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो सालों के फायदे को पीछे नहीं छोड़ सकता। कौन जानता है? मैं कहता हूँ, कोई भी आगे क्या होगा ये नहीं बता सकता। मेरे पास इन सब के लिए वक्त नहीं है। एला खड़े होते हुए कहती है, मुझे मैच की तैयारी के लिए जाना है। वो चली जाती है। रायन पास बैठा है और एला और मेरे बीच की हर बात सुनता है। उसकी उंगलियां बिना उसके एहसास के कस जाती हैं। मुझे एक रुका हुआ आदमी माना जाता है और वो अभी भी एला के पास आने की कोशिश कर रहा है। क्या इससे उसे घिन नहीं आती? लेकिन वो एक अच्छा दिखावा करता है और चलकर पास आता है। जैक, हम एला का हौसला बढ़ाने जा रहे हैं। साथ आना चाहते हो? जब से मैंने एला से कांटेक्ट खत्म किया है, वो जो गिफ्ट्स उसे देती थी, रायन ने भी आना बंद कर दिया है। तो रायन को लगता है कि मुझे अपने आसपास रखना बेहतर है। वो मुझे पूरी तरह से अलग करने का रिस्क नहीं ले सकता। अगर मैं अभी भी एला के पीछे हूं, तो मैं उस पर पैसे खर्च करता रहूंगा और उन दोनों को तंगी में नहीं जीना पड़ेगा। इन दिनों एला पार्ट टाइम जॉब्स में फंसी हुई है। मुश्किल से अपने गुजारे के लिए कमा पा रही है। वो पहले की तरह उसे रोज ड्राइव करके घर भी नहीं ले जा सकती। जब मैं उसका सपोर्ट कर रहा था, उसके मुकाबले ये फर्क हैरान करने वाला है। इसके अलावा एला कभी भी ऐसे लड़के के प्यार में नहीं पड़ेगी जिसके बारे में अफवाह है कि वो किसी बड़ी उम्र की औरत के साथ सो रहा है। यहाँ तक कि अगर मैं अभी भी एला को पसंद करता हूँ तो रायन को चिंता करने की कोई बात नहीं है। जैसे ही रायन अपनी बात रखता है, मैं उसे मना कर देता हूँ। कोई दिलचस्पी नहीं है। रायन मुझे देखता है। क्यों नहीं? एला असल में तुम्हारे बारे में अच्छा बोलती है। तुम्हें पता है, जो भी हुआ हो, हम सब कभी दोस्त थे। चीजों को इतना टेंस बनाने की जरूरत नहीं है। मैं उसकी तरफ देखता हूँ। मैं अपने पिछले जन्म के बारे में सोचता हूँ। कैसे मैंने परिवार का बिजनेस एला को सौंप दिया, इस उम्मीद में कि वो मुझसे शादी करने के लिए मान जाएगी। उस वक्त रायन बिल्कुल वही कर रहा था। रोज एला की तारीफें करता था। इतना उदार। कभी फिक्र नहीं दिखाई कि मैं उसे उससे छीन लूंगा। मैं सोचता था कि रायन सच में एक अच्छा इंसान है। बाद में मुझे समझ आया कि ऐसा नहीं था कि उसे परवाह नहीं थी। वो जानता था कि एला का दिल कहाँ है। वो मुझसे कभी प्यार नहीं करेगी, लेकिन उसके पास रहने का मतलब था कि एला को जो चाहिए वो मिलता रहेगा, और उसे भी। अब रायन को एला की तरफ से बोलते सुनकर मैं एक भी लफ्ज पर यकीन नहीं करता। मेरे कुछ असूल हैं जब बात आती है, जिसे मैं दोस्त कहता हूं। रायन चुप हो जाता है। बाकी लोग मुझे उसे अनदेखा करते देख उसके बचाव में आते हैं। छोड़ो इसे रायन, क्या फायदा? अगर वो नहीं आना चाहता तो मत आने दो। वो एला का हौसला बढ़ाने निकल जाते हैं। मैं जो कर रहा था उसे खत्म करता हूँ और जिम की तरफ जाता हूँ।
एला पहले ही अपने एथलेटिक गियर में आ चुकी है। रायन के सामने खड़ी, उसका चेहरा पूरा स्वीट और सॉफ्ट है, लेकिन उसकी स्कूल यूनिफॉर्म के बाहर उसका फिगर कुछ और ही है। उसे हमेशा से स्पोर्ट्स पसंद रहे हैं। उसे ऐसे देखकर रायन के गाल लाल हो जाते हैं। जैसे ही मैं अंदर आता हूँ, एला की नजरें मुझे ढूंढ लेती हैं। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम नहीं आओगे? रायन इसकी नजर का पीछा करता है और मुझे देखता है। जैक। मैं उन दोनों को प्यार से देखता हूँ और एक लफ्ज नहीं कहता। मैं सीधा स्टैंड्स की तरफ जाता हूँ, एक अच्छी जगह ढूंढते हुए। थोड़ी तलाश के बाद मुझे फ्रंट रो में एक सीट मिल जाती है, जानबूझकर रायन और बाकियों से थोड़ी दूर। मैं ठीक से बैठा भी नहीं होता कि सोफिया की जगह मुझे लिली दिखती है, वही लड़की जो कुछ दिन पहले मिली थी। लिली सीधे मेरे पास आती है। जैक, उस दिन तुमने मुझसे जो कहा था, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए? मैं एक छोटी ठंडी हंसी हंसता हूँ। तुम्हें यकीन है कि शुरुआत तुमने नहीं की थी? अगर उसने वो पाली हुई औरत वाली बात नहीं छेड़ी होती, तो मैंने वैसा कुछ नहीं कहा होता। लिली मुझे सच में हैरानी से देखती है। मैंने तुम्हें कैसे उकसाया? क्या किसी को ये कहना कि उसे एक बड़ी उम्र की औरत पाल रही है, शिष्टाचार है? अगर तुम्हें नहीं, तो मुझे ये किससे कहना चाहिए था? लिली कंधे उचकाती है। सब यही कह रहे हैं। तो अगर सब कहें कि तुम लड़कियों में दिलचस्पी रखती हो, तो क्या ये सच हो जाएगा? लिली तुरंत चौकन्नी हो जाती है। ये किसने कहा? सच में इस पर विश्वास कर लेती है। मैं हंसने से नहीं रोक पाता। लिली मुझे उत्सुकता से देखती है, इस बात को छोड़ने को तैयार नहीं। पिछली बार तुमने मेरा नाम पूछा था। क्या तुम मुझे पालने के बारे में सोच रहे थे? मैं सच में लाजवाब हूं। जाहिर है तुमने अभी तक उस शीशे में नहीं देखा है। लिली फिर से कोशिश करती है। मेरे और एला के बीच तुम्हें कौन ज्यादा सुंदर लगती है? एला भले ही मिंगा की कैंपस क्वीन हो, लेकिन लिली को पूरा विश्वास है कि वो भी किसी से कम नहीं है। मैं मुस्कुराता हूं। तुम उसमें क्या दिलचस्पी रखती हो? लिली मुझे आगे बोलने से पहले ही टोक देती है। मेरा मतलब था कि क्या मेरा तुम्हारे साथ कोई चांस है? तुम पहले उसके पीछे इतने पागल थे, क्यों ना मुझे ट्राई करके देखो? वो जानबूझकर अपने बाल झटकती है और मुझे आंख मारती है। पास खड़ा एक लड़का हांफने लगता है। वो कितनी सुंदर है। मैंने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा बेशरम लाइन मारने की कोशिश कभी नहीं देखी थी। मैं मुंह फेर लेता हूँ। उसी वक्त पूरे जिम में एक चीख गूंज उठती है। मैं एंट्रेंस की तरफ देखता हूँ। सोफिया अंदर आई है। जो लोग लिली पर ध्यान दे रहे थे, उनकी नजरें तुरंत घूम जाती हैं। कमरे की हर एक नजर सोफिया को ढूंढ लेती है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो सच में आएगी। जैसे ही लिली सोफिया को देखती है, वो हमारी बातचीत पूरी तरह छोड़ देती है और भागकर उसके पास जाती है। सोफिया। मैं सोफिया को देखता हूं और मुस्कुराने से नहीं रोक पाता। मैं हाथ हिलाता हूं। सोफिया मुझे देखती है। उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत रहता है। लिली सोफिया के पास खड़ी है, उसकी नजर का पीछा करती है और मुझे सच्चे उत्साह के साथ हाथ हिलाते हुए देखती है। वो मुस्कुराती है। तो उसे मुझ में दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वो सोफिया को पसंद करता है। बड़ी दुख की बात है। सोफिया ने कभी किसी लड़के में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। वो कभी उन्हें दोबारा मुड़कर नहीं देखती। वो निराश होने वाला है। सोफिया और लिली वार्म अप करने चले जाते हैं, लेकिन सबकी नजरें सोफिया पर ही रहती हैं। एला मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन मिस नहीं करती। जैसे ही सोफिया अंदर आती है, मैं प्रैक्टिकली एक पिछलग्गू बन जाता हूँ। एला एक धीमी, तिरस्कार भरी हंसी हंसती है। रायन मुझे देखता है। क्या जैक सच में सोफिया के प्यार में पड़ रहा है? सच तो ये है, जैसे ही सोफिया अंदर आई, रायन ने भी वो कशिश महसूस की थी। लेकिन उसे पूरी तरह पता है कि सोफिया जैसी लड़की उसकी पहुंच से बिल्कुल बाहर है। ना सिर्फ वो हर मायने में बेमिसाल है, बल्कि उसका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत स्ट्रांग है। और अफवाह है कि उसे लड़कों में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। एला के मुकाबले वो किसी ऐसे इंसान के पीछे पागल होने वाला नहीं है जो पूरी तरह से असंभव हो। लेकिन जाहिर है मुझ में ऐसी कोई सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। एक लड़का जिसके बारे में अफवाह है कि उसे एक बड़ी उम्र की औरत ने पाला है, वो चांद तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। सोफिया के ग्रेड्स, बैकग्राउंड और पैसे सब मुझसे आगे हैं। अगर मैं अभी भी एला के पीछे भाग रहा होता, तो रायन कम से कम उसे समझ सकता था। लेकिन सोफिया के पीछे जाना, ये वो सच में समझ नहीं पा रहा है। एला कोई जवाब नहीं देती। मैं वार्म अप करने जा रही हूँ। उसने सोचा था कि मैं उसे देखने आया हूँ। पता चला मैं सोफिया के लिए यहाँ हूँ। एला अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रही है। वो पहले सोचती थी कि अगर मैं कभी उसे देखना बंद कर दूं, तो उसे सिर्फ राहत मिलेगी। मैं उससे ऐसे चिपका रहता था जैसे वो मुझे खुरच कर निकाल ना सके। अब जब मैंने छोड़ दिया है,
तो वो खुद को ऐसी बेचैनी में पाती है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। उसने हमेशा सोफिया को अपनी सबसे बड़ी राइवल माना है। जब वो मेरे घर पर रह रही थी, उसने नोटिस किया था